बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद कर्नाटक में कोहराम मचा हुआ है। शिमोगा में कल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं शहर में रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ का फ्लैग मार्च चल रहा है। इस बीच पुलिस हत्या के 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने हत्या को पुरानी रंजिश बताया है। उधर हत्या पर सियासत भी जोरदार हो रही है। बीजेपी ने तो एनआईए और सीबीआई से मामले की जांच की मांग भी कर दी है। मुझे लगता है एक साजिश है, साजिश करके उनका हत्या किया है। सीरियस इंक्वायरी होना चाहिए और उसके पीछे कौन कौन है सभी को अंदर डालना, सीरियस इंक्वायरी करना। और अदरवाइज हर जगह में एक्शन रिएक्शन होने का संभव है। इसके लिए गवर्नमेंट सीरियसली इट विल टेक दिस इशू। जरूरत है तो एनआईए को केस हैंड ओवर करना, एनआईए को। जो हत्या जो हुई है, हिंदू युवा की हत्या हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन उसका एक अर्थ से बलिदान है, जो बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। इससे राज्य के हिंदू युवाओं में एक भयंकर गुस्सा और एक अपने धर्म के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए मर मिटने की एक उसमें और ज्यादा इच्छा स्ट्रांग होगी। Mr. Ishwarappa, who is a minister in the state government, he made a statement insulting national flag. Is it not in a violation of Article 55? Can he continue as a minister in the cabinet? Now his own party president also said. And his party president, Mr. Nadda, gave an interview to India Today, wherein he said that Mr. Ishwarappa, whatever he said, insulting national flag, is a wrong thing. When the national president himself is agreeing, what is the state president and the CM doing? So that means to say that Ishwarappa is more powerful than these two people put together, the state president Mr. Katil and Mr. Bommai, or is Mr. Bommai doing all this just to save his chair? और आपको बता दें कि शिमोगा में जो हत्या हुई है उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अंतिम संस्कार में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत भी हुई है। आपको बता दें कि कल बजरंग दल के कार्यकर्ता की, हर्ष उसका नाम था, उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के 3 आरोपियों से फिलहाल पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह पुरानी रंजिश है। हालांकि घर वाले कुछ और आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच शहर में शांति बहाली के लिए आरएएफ का फ्लैग मार्च चल रहा है और कल तक कर्फ्यू लगाया गया है। धारा 144 लागू है। बढ़ते तनाव पर प्रशासन ने कल तक के लिए कर्फ्यू लगाया है। कर्नाटक के हिजाब विवाद को शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या से जोड़ा जा रहा है, यानी कि सियासत भरपूर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। पूरा इंटरव्यू आप देख पाएंगे राहुल कंवल के साथ आज रात 9 बजे। लेकिन उससे पहले देखिए कर्नाटक विवाद पर छोटा सा ये हिस्सा। आपके हिसाब से कर्नाटक के हिजाब विवाद का उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान पे क्या असर है? देखिए, हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न्यायालय के अधीन है मामला, न्यायालय इस पर तय करेगा और भारत संविधान के आधार पर चलता है, इस तरीके से नहीं चलता है। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास को मुद्दा रखा है। हम लोगों ने लोग उछालने की कोशिश कर रहे हैं, बट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी ऑन अ वेरी नेशनलिस्ट angle we have taken a stand that it is with the court and court will decide and accordingly India runs on the constitution। तो संविधान की व्यवस्था की दृष्टि से चलेगा। मुझे लगता है कि कुछ लोग हवा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चुनाव विकास और सुरक्षा पर होगा। हिंदुत्व के एक एक्टिविस्ट थे हर्षा, 20 फरवरी को उनकी शिमोगा में मौत होती है और वो हिजाब के खिलाफ मुखालफत कर रहे थे
और सवाल ये उठा कि क्या जो उन्होंने हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया, क्या उनकी इसी वजह से हत्या हुई? आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इस विवाद को कैसे देखा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दुखदाई घटना है और कानून अपना रास्ता लेगा। कानून दूध का दूध, पानी का पानी करेगा और कानून जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। ऐसी चीजें जब आती हैं तो सेंटिमेंट्स हाई होती हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी वी हैव टू सी टू इट दैट वी डू नॉट टेक लॉ एंड ऑर्डर इन अवर ओन हैंड्स एंड बिलीव इन द सिस्टम, एंड सिस्टम इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। और हम सब लोगों को ये कहते हैं कि जब भावुक होकर के, भावनाओं के आधार पर हम अपने सेंटिमेंट्स को हाइटन करें और जिससे समाज में एक गलत वातावरण पैदा हो, इसको हम कभी भी इजाजत नहीं देते हैं। शांति बरकरार रखना, पेशेंस रखना, लॉ पर विश्वास करना, कानून पर विश्वास रखना और कानून की इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज पर विश्वास रखना, इस पर हम हमेशा जोर देते हैं। शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या पर जम्मू में भी बवाल मचा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध में प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग पर सीधी चेतावनी भी गरजे। प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय बजरंग दल राकेश बजरंगी, ही इज द चीफ। कार्यकर्ता की हत्या को लेकर इस समय समूचे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस समय मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जम्मू की सड़कों पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू समाज असुरक्षित है, ऐसा इनका कहना है। इन्होंने कहा है कि कर्नाटक सरकार को तुरंत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हम यहाँ पर सीधा राकेश बजरंगी से बात करते हैं, जो कि यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष हैं। राकेश बजरंगी, आप मुझे बताइए कि जो कर्नाटक में जिस प्रकार से बजरंग दल के कार्यकर्ता की एक हत्या हुई है, अभी 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, क्या समझते हैं आप? देखिए, जो 3 दोषी जो पकड़े गए हैं उनकी अभी तक कोई पहचान उजागर नहीं की गई। उनसे क्या पूछताछ हुई है ये भी अभी तक उजागर जो है वो सरकार ने नहीं किया। सरकार ने कहा कि अभी आगे जांच का विषय है। जिस प्रकार से परसों कर्नाटका के अंदर हर्षा नाम के युवक, जिसको रात को 9 बजे चाकू से गोद कर उसकी हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, वो कतई बर्दाश्त जो है वो हिंदू समाज नहीं करेगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार जो है विफल रही है हिंदू कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में कर्नाटक में। और साथ ही में इन्होंने जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो मानवाधिकार आयोग के जो मानवाधिकारों की जो बात करते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठाए। इन्होंने का कहना है कि हिंदू समाज के लोगों की जब हत्याएं होती हैं तब मानव अधिकार के जो एक्टिविस्ट हैं वो चुप रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू। रुक करेंगे हम दूसरी खबर की ओर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव के 5वें दौर के लिए आज प्रचार में गजब का करंट है। योगी ने आतंकियों को 7 समाजवादियों को बताया तो अखिलेश ने बीजेपी के साफ होने की भविष्यवाणी कर दी। शाह भी प्रतापगढ़ में गरजे, लेकिन साइकिल से लेकर आतंक तक का मुद्दा चुनावी शोर में भरपूर रहा। समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय क्या किया था मालूम है? जिन आतंकवादियों ने हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। सपा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है। उनकी संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? और अगर इनके भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है नहीं बोल रही? तब वो दंगाइयों का सहयोग कर रही थी।
कौन सा ऐसा कस्बा, कौन सा ऐसा जिला था जिसमें दंगे नहीं होते थे? इस समाजवादी पार्टी की पहचान दंगों से थी, अपराधियों से थी, माफियाओं से थी, अराजक तत्वों से थी। और भारतीय जनता पार्टी की पहचान राम राज्य की स्थापना के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं से है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं से है। और भारतीय जनता पार्टी की पहचान अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के है। जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो आज जनता के बीच फिर वोट मांगने आए हैं। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि इनको माफ नहीं करेंगे, इनको साफ करेंगे, साफ कर देंगे। ये करछना के मैदान में जहां हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये करछना का उत्साह और आसपास की विधानसभाओं का समर्थन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने हमारे बुलडोजर बाबा कमाल के हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। ये जो उत्साह बता रहा है कि जिस समय यहाँ के लोग वोट डालेंगे बुलडोजर बाबा की भाप निकाल देंगे। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। उधर अमित शाह प्रतापगढ़ में चुनावी प्रताप दिखा रहे थे। जी हां, शाह ने किसानों को फ्री बिजली के वादे के साथ समाजवादी पार्टी को अपने हमले के दायरे में से बाहर नहीं जाने दिया। अखिलेश भाई, आप बता दो, आपकी सरकार रही, सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा ने 15 साल राज किया। कभी शौचालय बने थे क्या? जरा जोर से बोलो, बने थे क्या? रानीगंज वालों, ये बिजली रानी कभी 24 घंटा आपके घर में आती थी क्या? आती थी क्या? बड़े बड़े शहरों में आती थी, हम गांव वालों के पास आती थी क्या? योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 22 घंटा से 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम किया। एक बार फिर से सरकार बना दो, किसी भी किसान को 5 साल तक बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, बिजली मुफ्त में। ये तो माफियाओं की भूमि है। हमारा संगम लाल यहाँ बैठा है, हमेशा कहता है कि यहाँ माफियाओं का त्रास है। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया है। मैं कहकर जाता हूं, इक्का दुक्का बच गए ना, बच गए ना, उसको भी साफ करने का काम अगले 5 साल में हम कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मिशन मणिपुर पर पहुंचे। रैली के वादे दावे किए और लोगों से भी मिले। लोग उनके इंतजार में खड़े थे और पीएम ने उन्हें बताया कि कैसे मणिपुर विकास के रास्ते पर चलेगा, कैसे यहां का भविष्य बदल सकेगा। बीते दशकों में आपने अनेक सरकारों को देखा है, उनका कामकाज भी देखा है और उनके कारनामे भी देखे हैं। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। आप भूले नहीं होंगे कि 2017 से पहले राशन को लेकर
कितनी दिक्कतें होती थी। ये भाजपा की सरकार है जिसने यहां राशन व्यवस्था में चल रही लूट को समाप्त कर दिया। मणिपुर के हर 10 नागरिकों में से 7 नागरिकों को 7 आउट ऑफ 10 इन लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है।